यूनिट नंबर 1 कंटेन्स 10 मार्क्स। और बेटा उस 10 मार्क्स में से जो मोस्ट ऑफ द पार्ट आने वाला है वो आने वाला है नेशनल इनकम में से। तो नेशनल इनकम ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक गलत डल गया चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नाम काफ़ी सबने सुना होगा, काफ़ी फेमस चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं एज वेल एज इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी करने वाले हैं। आज बेटा स्टार्टिंग करेंगे इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से, जो कि एक दिन या मोस्टली 1.5 दिन का है, 2 दिन भी पूरा नहीं बोलूंगा। ठीक है बेटा, वो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उसकी मैं आंसर शीट आपको सेंड कर दूंगा अभी, है ना। एक्चुअली मेरा मन तो ये था, मैंने और 4 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले सबकी शीट बना रखी है। मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊं, लेकिन मुझे वो चीज़ फील हुई है कि वो फेस टू फेस में ही पॉसिबल है, क्योंकि उस दिन भी जब मैं एमसीक्यूज करवा रहा था तो आप में से 4 से 5 बच्चे बीच में क्लास लीव करके चले गए। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, बेटर रहेगा कि ये सब जब हम रिपीट करेंगे अभी ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद, तो ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट हम वहां पे कर लेंगे। रही बात एमसीक्यूज की, तो उनके मैं आंसर्स चेक कर चुका हूँ सबके, तो वो मैं आपको दे दूंगा अभी क्लास के बाद। आंसर शीट भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपके ऑप्शंस लिखे होंगे सही, और साथ ही साथ किसने कितने सही किए हैं वो भी ग्रुप में डल जाएगा। ओके, तो आपको आपके मार्क्स पता लग जाएंगे कि 33 में से आपके कितने मार्क्स हैं। ओके, वैसे 14 तो सबके आने वाले हैं क्योंकि मैंने करवाई दिए थे 14, आपने रिकॉर्डिंग में भी देख ली होंगी। बचे बाकी के, उसमें से पता लगेगा कि भाई किसने कितने सही किए, है ना। चलो भाई, तो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। बेटा नेशनल इनकम क्या होता है, देखो वर्ड से ही हमें इसका मीनिंग पता लग जाता है। नेशनल इनकम, इनकम ऑफ अ नेशन। अब नेशन की इनकम से क्या मतलब है, नेशन की तो इनकम नहीं होती, लेकिन नेशन में रहने वाले लोगों की इनकम। या फिर बेटा हम यहाँ पे बोले, एक वर्ड यहाँ पे आने वाला है, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री या नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो 1 साल की ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कितना अर्न करते हैं, उसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। बात समझ में आ गई। अब ये अर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, बेटा अर्न का मतलब है फैक्टर इनकम। और ये वर्ड थोड़ा आप लोगों ने सुना सुना है, थोड़ा जाना पहचाना है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो बेटा ये आती है आपकी डेफिनेशन नेशनल इनकम की, एक बार सभी लोग पढ़ लें। और जिन 2 वर्ड्स पे मैंने हाईलाइट किया है, ये इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, national income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। बेटा 1 अकाउंटिंग ईयर का जो पीरियड होता है उसमें एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने टोटल फैक्टर इनकम से कितना अर्न किया है उसको कहा जाता है नेशनल इनकम। क्या ये वर्ड हमारा जाना पहचाना है, फैक्टर इनकम? अरे बिल्कुल सर, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 2 में। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में प्रोड्यूसर्स आपको पेमेंट करते हैं ना, उसको कहते हैं हम फैक्टर इनकम। अभी पढ़ने वाले हैं वैसे इसके बारे में, बात समझ में आ गई। फैक्टर इनकम प्रोड्यूसर्स के लिए वो कहलाता है फैक्टर पेमेंट्स, और हम हाउस होल्ड्स के लिए क्या कहलाता है बेटा, फैक्टर इनकम कहलाता है। ओके, तो सर यहाँ पे बात हाउस होल्ड्स की होगी क्या? हाँ बेटा, देखो इनकम इनकम होती है, अगर आप उस इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट किसी भी फेस पे कर सकते हो। बेटा आप सबको याद होगा हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, यस और नो, उसमें 3 फेस थे, यस और नो? यस सर। बेटा वो जो 3 फेज थे उसमें इनकम जो सर्कुलेट होती है वो सेम इनकम सर्कुलेट होती है, और ये मैंने ट्रिपल आइडेंटिटी में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया था। बात समझ में आ गई। जैसे जितना वैल्यू एडिशन किया जाता है, जितना वैल्यू एडिशन किया जाता है वही फैक्टर पेमेंट भी होता है, या फिर उसी को बोले हम वही फैक्टर इनकम भी होता है। जितनी फैक्टर इनकम होती है सेम उतनी ही एक्सपेंडिचर भी होते हैं,
और जितना एक्सपेंडिचर होता है उतना ही वापस से परचेजिंग भी होती है, मतलब कि वापस से डिमांड जनरेट भी होती है। बात समझ में आ गई? तो इनकम हमेशा सेम होती है जो सर्कुलर फ्लो में घूमती है। तो बेटा ये जो नेशनल इनकम है ना, इस नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट तीनों फेज में से कहीं भी कर सकते हो। जैसे प्रोडक्शन फेज पे करोगे तो आप ये पता लगा लोगे कितना प्रोडक्शन हुआ, बेटा वो भी एक तरह से देखा जाए तो नेशनल इनकम ही है। पता है क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना मार्केट से डिमांड आती है, और मार्केट से डिमांड कितनी आती है? जितना नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, लोग खर्चा करते हैं, लोग खरीदते हैं चीजों को, उतनी मार्केट से डिमांड आती है। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, अगर हम पहले फेज पे प्रोडक्शन कितना हुआ, क्या उसको भी नेशनल इनकम कह सकते हैं? कि एक तरह से देखा जाए तो हाँ बोल सकते हैं बेटा। जो हमारा दूसरा फेज होता है, दूसरा फेज कौन सा होता है, याद है किसी को? इनकम जनरेशन फेज। इनकम जनरेशन फेज। ये तो ऑब्वियसली ये तो सबसे बेसिक चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इनकम जनरेशन फेज में आपके जो हाउस होल्ड्स है उनको जितनी इनकम जनरेट हुई है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। ये तो सीधा फंडा, ये तो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है। और बेटा ये जो इनकम जनरेट हुई है इसी को जब एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तो वो एक्सपेंडिचर भी किसके बराबर है? एक तरह से इनकम के बराबर है, तो उसको भी तो हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं। और बेटा जब आप आगे पढ़ोगे, ये सिर्फ मैं आपको भी समझा रहा हूं, तो यही हमारे तीन मेथड बन जाते हैं किसके? कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम के। तुम्हें याद होगा प्रोडक्शन को वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं, क्या सबको याद है? मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में वैल्यू एडिशन। यस सर। तो ये जो वैल्यू एडिशन होता है ना, इसी से आपका एक मेथड बन जाता है। अगर आप यहां से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अगर आप इनकम से कैलकुलेट करते हो तो उसको बोलते हैं इनकम मेथड। अगर एक्सपेंडिचर से आप कैलकुलेट करते हो तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सर्कुलर फ्लो के तीनों फेज में सेम इनकम सर्कुलेट होती है, कहीं से भी पिक करोगे तो इनकम सेम पकड़ में आएगी। तो अगर आप नेशन की इनकम जानना चाहते हो, एक नेशन में जो रहने वाले नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम जानना चाहते हो मिला करके एक साल में कितना है, तो बेटा वो आप तीनों फेज में से कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो। और बेटा यहीं से हमारे तीन मेथड बन जाते हैं किसके? नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन के। कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, पहला मेथड होता है आपके वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड होता है इनकम मेथड, एंड थर्ड होता है आपके एक्सपेंडिचर मेथड। खैर ये बात की चीज है, जब हम कैलकुलेशन पे आएंगे। अभी सिर्फ मैंने तुम्हें समझाया है। क्या समझाया बेटा? कि हम अल्टीमेटली यहाँ पे बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम्स की। जो कौन अर्न करता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब सर ये दोनों वर्ड्स थोड़ी डिटेल में पढ़ लिए जाए तो हमें और अच्छे से मतलब पता लग जाए नेशनल इनकम का। बेसिक मतलब तो सबको पता लग ही गया होगा कि नेशनल इनकम क्या होती है बेटा। एक कंट्री है ये जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उसमें आप सारे हाउस होल्ड्स को ले लो, है ना। नॉर्मल रेजिडेंट्स जितने भी हैं उन्होंने एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल मिला के प्रोड्यूसर से कितनी फैक्टर इनकम रिसीव की है, या फिर मैं बोलूं इनकी फैक्टर इनकम कितनी है टोटल मिला के, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। एक नेशन की इनकम मतलब उस नेशन के रेजिडेंट्स की इनकम। ओके, क्या सभी को डेफिनेशन समझ में आ रही है बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। और बेटा यहां से इस डेफिनेशन से दो पॉइंट निकल करके आते हैं, जरा ये भी हम ध्यान रखें। दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वेज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं जो मैंने हाईलाइट भी किए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम्स इंक्लूड होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, और कोई इनकम नहीं, सिर्फ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स कौन सी होती है? जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में हम लेते हैं प्रोड्यूसर से। सबको पता होगा, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, याद है या नहीं है? चार बताए थे मैंने। प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, चलो भाई, एंड वेजेस एंड सैलरी फॉर लेबर, ये चार थे जो हमने पढ़े थे। सिर्फ यही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, द फैक्टर इनकम्स ओनली। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। सिर्फ हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं की इनकम को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। किसी यूएसए का रेजिडेंट अगर है जो इंडिया में सिर्फ कुछ टाइम के लिए घूमने फिरने आया है तो उसकी इनकम को आप शामिल नहीं कर दोगे इंडिया की इनकम में।
बात समझ में आ गई? वैसे ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है ये हम डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो बेटा याद रखना चलिए तो इस डेफिनेशन में दो पॉइंट निकल के आए, एक तो फैक्टर इनकम और एक नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, फैक्टर इनकम ओनली सर फैक्टर होनी चाहिए। वन सेकेंड, ओनली फैक्टर इनकम। एंड सेकेंड कि जो अर्न कर रहा है वो कौन होना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। हाँ बेटा अब बोलो कौन क्या बोल रहे हैं? सर जैसे अभी आपने बोला कि कोई बाहर से घूमने आया तो उसकी इनकम, सर वो इनकम कहाँ से जनरेट करेगा वो? नहीं 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 नहीं, वो जिस ड्यूरेशन में इंडिया में रहा उस ड्यूरेशन में हम्म, अगर वो अपनी कंट्री में इनकम अर्न कर रहा है फिर भी आप उसको इंडिया की इनकम नहीं बोलोगे, क्योंकि वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है। हम ये पढ़ने वाले हैं वैसे भी। ओके, कि रेजिडेंट क्या होता है, सर नॉन पर रेजिडेंट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर पर वो खर्च तो इंडिया में कर रहा है ना पर। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन बेटा खर्च थोड़ा ना तो सर आपके वो, नहीं 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 नहीं। देखो वो सर्कुलेशन से बाहर की चीज है ना, है या नहीं है मेरे को बताओ। क्या वो जो खर्च कर रहा है वो अर्न उसने इंडिया में किया क्या? नो सर। नहीं किया ना, इसीलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते, है ना। ओनली यहाँ पे बात होगी नॉर्मल रेजिडेंट्स की। एक तुमने वर्ड सुना होगा एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, सुना है सबने? सुना है सर। एनआरआईज यस है सर। ना, बहुत फिल्म्स में दिखाते हैं। हमारी इंडिया की जो लड़कियां है ना बेचारी बहुत सीधी सादी सी, उनकी भी शादी करने की इच्छा किससे होती है? एनआरआईज से। होती या नहीं होती, है ना। तो वो एनआरआईज कौन होते हैं? जो है तो इंडिया के ओरिजिनली, जिनका रूट कहाँ का इंडिया का, लेकिन वो रहते बाहर हैं और वो अपनी इनकम वही वहीं अर्न करते हैं, एक्सपेंडिचर भी वहीं करते हैं, है ना। तो उनको इंडियन रेजिडेंट नहीं बोलते, उनको बोलते हैं नॉन इंडियन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआईज, है ना। खैर उस चीज पे हम आएंगे अभी, लेकिन बेटा सबसे पहली चीज जो हमारे रास्ते में आ रही है वो कौन सी है? फैक्टर इनकम। तो ये सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन एक बार जल्दी से फॉर्मेलिटी है फटाफट से फिनिश कर देते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है? सबको मालूम है वैसे क्या होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जिनको हम फर्म्स बोलते हैं, टू द हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड कौन होते हैं भैया? ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो ऑनर्स हैं, ठीक है, वो हाउस होल्ड्स हैं। जो पेमेंट की जाती है प्रोड्यूसर्स कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स को, फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, दैट वाज कॉल्ड फैक्टर इनकम। ओके, तो बेटा ये डेफिनेशन है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन आई है। लास्ट चैप्टर में सिर्फ मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है तो इसको लर्न कर लें, है ना, एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय फर्म्स, मैं एक लाइन में बोलूंगा। फैक्टर इनकम क्या होती है भाई? फैक्टर इनकम वो पेमेंट होती है जो फर्म वाले करते हैं हाउस होल्ड वालों को। कौन किसको कर रहा है? फर्म कर रही है हाउस होल्ड को, ठीक है। वो पेमेंट, अब पेमेंट तो फर्म के लिए है ना, लेकिन हाउस होल्ड के लिए क्या है बेटा? वो इनकम। तो यही कहलाती है फैक्टर इनकम, जो किसके बदले में ली गई है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में ली गई है। ओके, अच्छा, फैक्टर इनकम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। अब फैक्टर इनकम्स में क्या क्या आता है जरा पढ़ लो एक बार। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव्ड by households for rendering their services as employee of producing units। मतलब अल्टीमेटली बात वही हो रही है सैलरी एंड वेजेस की। आप एज अ लेबर या एज अ एम्प्लॉइज जब काम करते हो प्रोड्यूसर्स के यहाँ पे, तो बदले में आपको क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस मिलते हैं। सेकंड, रेंट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स फॉर यूज ऑफ देयर लैंड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जो फर्म्स होती हैं उन फर्म्स को आप लैंड देते हो, आप जमीन देते हो और बदले में आप रेंट रिसीव करते हो। वो रेंट भी क्या है बेटा? एक फैक्टर इनकम है। नेक्स्ट, interest received by households for the use of their capital by producing units। कैपिटल भी तो आप भी प्रोवाइड करवाते हो भाई, आपका ही पैसा होता है जो बैंक्स में रखा होता है, आपका ही पैसा होता है जो शेयर मार्केट में होता है, और उसी से प्रोड्यूसर्स अपना काम करते हैं, उसी से प्रोड्यूसर्स अपना काम चलाते हैं, लेकिन बदले में वो इंटरेस्ट पे करते हैं, है ना। तो वो इनकम भी हाउस होल्ड्स के लिए क्या है? वो इंटरेस्ट भी हाउस होल्ड्स के लिए क्या है? फैक्टर इनकम है। एंड लास्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटा किससे रिसीव होता है? हमारी जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, जो हाउस होल्ड्स जो सेलिंग लाइन में लगे हुए हैं, वो अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को यूज करते हुए प्रॉफिट अर्न करते हैं, और वो भी अल्टीमेटली पेमेंट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम गुड्स उन्हीं का सेल करते हैं या सर्विसेज हम उन्हीं के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो ये चार चीजें हैं जो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फैक्टर इनकम्स में कौन कौन सी चार चीजें आ गई बेटा? बोलो। नंबर वन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज,
सेकंड रेंट, नंबर 4 इंटरेस्ट एंड नंबर 3 इंटरेस्ट एंड नंबर 4 प्रॉफिट। ये 4 होते हैं बेटा फैक्टर इनकम्स। क्या सभी को फैक्टर इनकम का मतलब अच्छे से पता लग गया और लर्न भी हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जो सभी को बहुत ध्यान से समझना है बेटा, वो है एक ट्रांसफर इनकम नाम का एक वर्ड है, एक टर्म है ट्रांसफर इनकम। ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है जरा इसको ध्यान से समझ लो बेटा। ट्रांसफर इनकम भी हाउस होल्ड्स की इनकम है, ये भी एक इनकम है, लेकिन ये जो इनकम है ये आपको मिली है कैसे? किसी हेल्प के फॉर्म में, डोनेशन के फॉर्म में या चैरिटी के फॉर्म में। ओके, ये आपने अर्न नहीं किया है, इसके बदले कुछ दिया नहीं है। अगर आप इसके बदले में कुछ देते तो बेटा इसको हम कंसिडर करते कि क्या ये उन चारों में से किसी कैटेगरी में आता है क्या। लेकिन हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया और बदले में हमें कोई हेल्प, कोई डोनेशन या कोई चैरिटी मिलती है, एग्जांपल्स इसके हैं ये, इसको कहा जाता है बेटा ट्रांसफर इनकम, जिसमें बिना कुछ प्रोवाइड किए आपको इनकम हो रही है। क्या ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम होती है क्या? नहीं, ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम नहीं होती है बेटा, ये अलग चीज है और यही एक टॉपिक है जो हम पढ़े। फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स। कैसे बेटा? फैक्टर इनकम्स के बारे में हम जानते हैं, क्या होते हैं भाई फैक्टर इनकम्स? फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम्स which are received by the factors of the production by rendering their factor services। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हमें मिलते हैं, किसी चीज के बदले में मिल रहा है बेटा, कुछ देने के बदले में आपको मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है, कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो तब जाके आपको मिल रहा है। इसीलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए फैक्टर इनकम को हम कहते हैं अर्न्ड इनकम। ओके, ये अर्न्ड है। लेकिन बेटा जो ट्रांसफर इनकम है ना, ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम, since transfer income are not earned as rewards for rendering factor services। बेटा वो तो कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में नहीं मिली आपको, वो तो फ्री में मिली है आपको। अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है, कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई आपको डोनेट करता है, कोई आपको चैरिटी देता है, क्या वो आपने अर्न किया है? नहीं, वो हमने अर्न नहीं किया है। सामने वाला हमें सिर्फ मदद के तौर पे दे रहा है, क्या हमने बदले में उसको कुछ दिया है? नहीं, कुछ नहीं दिया। आशीर्वाद दोगे भैया, लेकिन आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं है इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। बदले में आपने कुछ भी उनको नहीं दिया है, फैक्टर सर्विसेज नहीं दी है। इसीलिए ट्रांसफर इनकम अलग होती है फैक्टर इनकम से। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन में क्या था, फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम? तो बेटा वहां पे था फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम होती है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं होती, ये ध्यान रखना। और यही लिखा भी हुआ है, जरा पढ़ो। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल इंक्लूड में सिर्फ अर्न्ड इनकम इंक्लूड होती है, फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। तो बेटा हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन का, दैट इज फैक्टर इनकम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर फिर केबीसी वाली इनकम भी कौन सी वाली इनकम मानी जाएगी? क्योंकि केबीसी वाली इनकम बेटा अनअर्न्ड है, ये सट्टा वट्टा सब उसमें आ गया। ये जो तुम ड्रीम 11 पे पैसा वैसा लगाते रहते हो ना, ये सब उसमें आ गया, है ना। ये आपने अर्न नहीं किया है। अब इसको आप एक तरह से कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल बोल सकते हो कि सर हम हमारे दिमाग का यूज कर रहे हैं, लेकिन बेटा इकोनॉमिक्स के लिए या इकोनॉमिक्स के नजरिए में ये फैक्टर इनकम नहीं है। ओके सर ड्रीम 11 वगैरह लीगल कैसे है? ओके सर। बेटा इसके बारे में डिस्कस सर, बाद में ड्रीम- करेंगे, अभी टॉपिक चल रहा है ना? इनको तो बैन कर रखा ना गैम्बलिंग को। नहीं नहीं नहीं, वो एक तरह से लीगल गैम्बलिंग है। प्रॉपर जो सट्टा होता है ना, प्रॉपर सट्टा मतलब तुम समझ जाओ, अब जो प्रॉपरली लगता है, जो पुराने ओल्ड स्कूल टाइप का जो होता तीन है पत्ते वो इलीगल है। ये जो होता है ये सब लीगल है, जो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये सब लीगल है ना। चलो क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। ये फिलहाल अभी अपने स्टडी का पार्ट नहीं है ना। और ज्यादा नॉलेज भी इस मामले में तुम लो मत, है ना। लोगे, तुम बोलोगे हमारे सर ने बोला था लीगल है, लगा देते भाई 100 रुपए, हार जाएंगे फिर तुम बोलोगे यार डूब गए, फिर तुम वापस लगाओगे, फिर ये खेल है, चलता रहता है। तुमने देखा होगा टीवी में ऐड आता है आजकल, क्या ऐड आता है कि इन
इन एप्स की आदत लग सकती है, इनसे दूर रहिए, ऐसा कुछ आता नहीं लिखा हुआ है ना? तो मेरी एडवाइस भी यही है भैया, सर इनसे दूर लास्ट में रहो। लिखा हुआ है वो। हाँ तो आता तो है ना, लेकिन उसमें इलीगल नहीं लिखा हुआ नहीं आता है ना। आप फ्री हो ये सब खेलने के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि एक बार अगर इसमें फंस जाए इंसान तो फिर वो पुराना रिकवर करने के चक्कर में लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है, नुकसान होता रहता है। ठीक है, चलो खैर। तो बेटा हमने डिस्कस कर लिया नेशनल इनकम की डेफिनेशन, और डेफिनेशन में आने वाला एक पॉइंट था कि फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम होती है। तो हमने फैक्टर इनकम पढ़ लिया क्या होती है, 4 चीजें फैक्टर इनकम में आती है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ट्रांसफर इनकम जो है वो फैक्टर इनकम से अलग है। ओके, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंस। अब ये नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है? वैसे ये रेजिडेंसी का जो क्राइटेरिया है ना, ये क्राइटेरिया तुम पढ़ोगे जब तुम बीकॉम सेकंड ईयर में या फिर सीए के इंटर में आ जाओगे, और वहां तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है इनकम टैक्स। ओके, तो जो इनकम टैक्स लॉ है वहां पे किसी की रेजिडेंसी को बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि कौन इंडिया का रेजिडेंट है, कौन नहीं है। अच्छा एक बात मेरी सब लोग ध्यान से सुन लें, यहाँ पे हम रेजिडेंटशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सिटीजनशिप अलग होती है, रेजिडेंटशिप अलग होती है ना। इंडिया का सिटीजन होना अलग चीज है और रेजिडेंट होना अलग चीज है। अगर मैं बात करता हूँ सिटीजन, तो बेटा सिटीजन आपको बनाता है लॉ, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट, तो बेटा रेजिडेंट इकोनॉमिकल वे में हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ पे करते हो। ओके, जरा ध्यान से देखो। अब कौन आता है नॉर्मल रेजिडेंट में? ये कौन इंसान है, कौन व्यक्ति है जो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है? पढ़ो भाई क्या लिखा है। अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन who, number one, who ordinarily resides in country concern and whose center of economic interest lies in that country. Okay, number one, बेटा जो नॉर्मली, ऑर्डिनरली का मतलब नॉर्मली कहाँ रहता है, उस कंट्री में रहता है, नॉर्मली उस कंट्री में रहता है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसी कंट्री में करता है। सेंटर बोला है बेटा यहाँ पे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मेनली वो कहाँ करता है, उस कंट्री में करता है, तब आप उसको क्या बोलते हो, उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हो। मैं विद एग्जांपल ये समझाऊंगा तुम्हें अभी, है ना। लेकिन पहले इन दोनों वर्ड्स को जरा और समझ लिया जाए जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। ये कौन से 2 वर्ड्स हैं? फर्स्ट है ऑर्डिनरली रिजाइडिंग। अब बेटा इसका मतलब क्या है, पढ़ो। A person residing in a country for a period of 1 year or more is taken as ordinarily residing in that country. अगर हम ये बोले कि भाई नॉर्मली इंडिया में कौन रहता है, तो उसके लिए आपको इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा, मतलब कम से कम 1 साल तो रहना ही पड़ेगा। ओके, तब जाके आप इस कैटेगरी में आओगे। तो क्या 1 साल से कम रहने वाले इस कैटेगरी में नहीं आते? नहीं बेटा, 1 साल से कम रहने वाले इस कैटेगरी में नहीं आते। ओके, जो 1 साल या उससे ज्यादा रहते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा, whose center of economic interest lies in that country। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो उसी कंट्री में करते हो। पढ़ो, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन he carry out all his economic activities, all his economic activities such as production, consumption, investment in that country। ओके, अगर आप अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैं बेसिक वर्ड काम में ले रहा हूं, अगर आप अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस कंट्री में करते हो तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। ओके, अब चलो इसका एक एग्जांपल दिया जाए। बेटा अभी आईपीएल चल रहा है, सबको याद है। ओके, आईपीएल लास्ट ईयर कहां हुआ था, याद है किसी को? यूएई, दुबई में। यूएई में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहां पे हुआ था? यूएई में। बेटा हमारे जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं वो सारे कहां गए थे? यूएई गए थे, सबको याद है। अब बेटा मान लो कि Yes, sir. विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल
ये सारे कहाँ गए हैं? यूएई गए हैं आईपीएल खेलने, ये यूएई गए आईपीएल खेलने। अब भाई मुझे ये बताओ कि ये यूएई गए हैं, क्या ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है? क्योंकि ये Yes, sir. जनरली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ करते हैं? इंडिया में ही करते हैं, और ये रहते भी कहाँ पे हैं? इंडिया में ही रहते हैं। ओके, तो बेटा ये नॉर्मल रेजिडेंट हुए या नहीं हुए, ये बताओ मेरे को। हाँ सर, Yes, sir. बिल्कुल हुए, ये नॉर्मल रेजिडेंट हुए। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलता हूं, अगर कोई फॉरेन प्लेयर है, जैसे मान लो कि अभी एक फॉरेन प्लेयर है जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, वो ग्लेन मैक्सवेल बहुत मारता है आजकल, वो ग्लेन मैक्सवेल इंडिया आया हुआ है और आईपीएल खेल रहा है, क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है क्या? ये बताओ मेरे को। No No, sir, sir. no sir. क्या वो ऑर्डिनरली इंडिया में रहता है? नहीं, वो जनरली कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, क्या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है? क्या वो नॉर्मल एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटीज, क्या वो इंडिया में करता है क्या? नहीं, ये भी वो कहाँ करता है? ऑस्ट्रेलिया में ही करता है। तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं। तो फिर उसको क्या बोलेंगे बेटा? उनके लिए भी एक टर्म काम आती है, उनको कहते हैं नॉन रेजिडेंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? नॉन रेजिडेंट, है ना। नॉन रेजिडेंट इंडियंस अलग होते हैं, ऐसे इंडियंस जो नॉन रेजिडेंट है वो अलग है। वो हमारे लिए क्या है? कंप्लीट नॉन रेजिडेंट है, जो ग्लेन मैक्सवेल है ना। एग्जाम्पल दिया है मैंने, है ना। इसी तरह से एग्जाम्पल और बढ़ाया जाए, जैसे मान लो कि कोई इंडिया का बंदा, चलो ये तो हमने ले लिया, वैसे बेसिक एग्जाम्पल यही है। अगर तुम्हें ये आ गया, मतलब आप ये दोनों क्राइटेरिया समझ गए हो, मैं एक बार Excuse me, फिर sir. जल्दी से बोल देता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर कोई बंदा अगर बाहर रह रहा है वीजा पे सपोज 5 साल के लिए, हम्म, तो सर स्टडी वीजा पे, तो सर वो वहां पे अगर अर्न भी कर रहा है तो सर उसकी कहाँ पे आएगी स्टडी इनकम? वीजा पे, हाँ मतलब स्टडी करने के लिए बाहर गया है वो, और अर्न भी कर रहा है। सर, मतलब वो वहां का रेजिडेंट नहीं, सिर्फ वो 5 साल के लिए बाहर गया और वहां पे बेटा अर्न भी कर ये रहा है, मतलब पार्ट मैं टाइम वही जॉब बता कर रहा रहा हूँ है। तुम्हें, स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉलेज की बात है, समझ लो, आ रहा है वैसे, अभी ये भी पढ़ने वाले हम। स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये जो दो एक्टिविटीज है, अगर इनको करवाने के लिए आप इंडिया में आते हो या किसी भी कंट्री में जाते हो, और आप 1 साल से ऊपर भी रह लेते हो, अगर आप 1 साल से ज्यादा रह रहे हो और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडी, तो भी आप रेजिडेंट नहीं कहलाओगे। हाँ, इनके अलावा अगर कोई आपकी कंट्री में आके रहता है जो 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो फिर बेटा वो आपका रेजिडेंट कहलाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है मेरी जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. आंसर मिल गया बहुत ही। सर अगर वो वहां पे अर्न करेगा तो फिर वो उस कंट्री में होगा या जिस कंट्री का है वो? बिल्कुल उस कंट्री में होगा। अगर मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया जाके रहने लगा और मुझे वहां रहते रहते 1 साल से ज्यादा हो गया। अब वैसे वहां के लॉस क्या है एग्जैक्टली, हर कंट्री का लॉ सेम नहीं होता, लेकिन इमेजिन कि यही लॉस वहां पे भी है जो हमारे इंडिया में है, इकोनॉमिक्स वाले, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर मैं वहां पे 1 साल से ज्यादा रह रहा हूं और मैं इन दोनों एक्सेप्शंस के अलावा किसी ऑब्जेक्टिव से वहां रहता हूं, मैं स्टडी भी नहीं कर रहा और मैं वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेने नहीं गया हूं, इन दोनों के अलावा मैं वहां पे रहने गया हूं, ओके, और वहां पे फिर मैं रहने गया हूं प्रॉपरली, मतलब मैं अपनी एक्टिविटीज भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहीं करता हूं और नॉर्मली भी वहीं रहता हूं, तो बेटा मैं वहां का रेजिडेंट बन जाऊंगा अगर मैं 1 साल से ऊपर रहता हूं तो। ओके, अब मैं एक बात फिर बोल रहा हूं, सिटीजन रेजिडेंट दोनों अलग अलग होते हैं। सिटीजन मत लेके आना बीच में, सिटीजन अलग चीज है। सिटीजन जो होता है वो लॉ के आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिडेंटशिप की, कौन किस कंट्री का रेजिडेंट है। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना सब लोग, कौन किस कंट्री का रेजिडेंट है ये कैसे डिसाइड होता है बेटा? ये डिसाइड होता है दो चीजों से, आप उस कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड से रह रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहीं से करते हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल होते हैं तब जाके आप कहलाओगे नॉर्मल रेजिडेंट, और आपकी इनकम फिर किसकी इनकम में इंक्लूड होगी? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ओके, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, एक बार फिर सुन लेना। ऐसा व्यक्ति जो जनरली एक कंट्री में रहता है, या फिर इसको तुम प्रॉपर उस लाइन में बोलो 1 साल या उससे ज्यादा, सब लोग ये क्राइटेरिया याद रखें, 1 ईयर और मोर, मतलब कम से कम 1 साल तो आपको किसी कंट्री में रहना है अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो।
ये बात पक्की है। अगर आपको किसी कंट्री में रहना है तो कम से कम 1 साल तो रहना है, तब जाके आप रेजिडेंटशिप ले सकते हो। ओके, तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं इंडिया में रहता हूं, हाँ बिल्कुल रहता हूं, और मैं 1 साल से ज्यादा टाइम से रह रहा हूं, हाँ 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे, और मैं अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मैं सब यहीं पे करता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं सब कुछ यहीं पे करता हूँ। मैं सर्विस का प्रोडक्शन करता हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं कंजम्पशन भी करता हूँ, वो भी इंडिया में करता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो भी इंडिया में करता हूँ। तो क्या मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ? हाँ। क्या मैं जो इनकम अर्न कर रहा हूँ, क्या वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. यस सर। के 2 क्राइटेरिया हैं, 1 साल से ज्यादा रह रहे हो और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट। खैर वैसे हमें मेनली इसकी डेफिनेशन और ये दोनों पॉइंट्स याद रखने। अब कुछ एग्जांपल्स ले लिए जाए बेटा, कुछ एग्जांपल्स ले लिए जाए जो जनरली हमें देखने में लगते हैं कि कुछ और हो सकते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं हमें ये पता होना चाहिए। जैसे नंबर 1, पढ़ो भाई क्या लिखा है, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। बेटा एम्बेसी जानते हैं सब लोग क्या होती है? एम्बेसी का मतलब होता है हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला एक सेंटर होता है दूसरी कंट्री में। जैसे इंडिया में यूएसए की एम्बेसी भी है, इंडिया में दुबई की एम्बेसी भी है, इंडिया में पाकिस्तानी एम्बेसी भी है, इंडिया में आपके श्रीलंकन एम्बेसी भी है। ये एम्बेसीज क्या होती है? एम्बेसीज का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग सेंटर एक तरह से, है ना। जैसे कोई पाकिस्तान से इंडिया आया, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हेल्प के लिए कहाँ जाएगा? उसका कोई मिलने वाला तो रहता नहीं यहाँ पे, तो वो कहाँ जाएगा बेटा? पाकिस्तानी एम्बेसी जाएगा, और वहां पे उसको प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो ये एम्बेसीज कहलाती है। अब जो फॉरेन एम्बेसीज हैं जो इंडिया में है, उसमें काम करने वाले जो इंडियंस हैं, क्या वो रेजिडेंट हैं? हाँ बिल्कुल हैं। अरे कुछ भी हो, वो रह तो इंडिया में ही रहे ना, और वो एक्टिविटीज भी इंडिया में कर रहे हैं ना। भले वो एम्बेसी किसकी है? फॉरेन एम्बेसी है, लेकिन है तो इंडिया में, और वो रह भी इंडिया में रहे हैं, और साथ ही साथ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इंडिया में कर रहे हैं। तुम तो दोनों क्राइटेरिया लगा दो अगर तुम्हें पता लगाना है तो ये क्या हो गया बेटा? नॉर्मल रेजिडेंट। लेकिन इसका उल्टा करो जरा एक बार, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज, ये एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे, कनाडा एंड जापान। बेटा फॉरेनर्स हैं जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। एग्जांपल के लिए यूएसए, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पे बेटा इंडियंस भी होंगे, और वहां पे आपके क्या बोलते हैं नॉन इंडियंस भी होंगे। तो ये जो बात हो रही है नॉन इंडियंस की हो रही है, तो ये जो नॉन इंडियंस हैं जो उस एम्बेसी में काम करते हैं, हो सकता है कि वो कहीं और के हों, फॉरेनर्स हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं। क्या वो रेजिडेंट होंगे? नहीं, क्योंकि वो रेजिडेंट हैं उनकी अपनी कंट्री के, वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए डिटेल में बता रहा हूं। सेकंड, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO इन इंडिया। WHO जानते हैं सब लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सेंटर जो इंडिया में है, उसमें अगर इंडियंस काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो कौन है? नॉन रेजिडेंट है। लेकिन बेटा फॉरेनर्स अगर उसमें काम करते हैं, फॉरेनर्स अगर WHO में काम करते हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, बशर्ते वो 1 साल से कम टाइम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, इंडियंस वर्किंग इन IMF। IMF जानते हैं क्या? कोई क्या होता है बेटा ये IMF का मतलब? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वेरी गुड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडियंस काम कर रहे हैं, वो भी इंडिया के सेंटर में, तो फिर तो ऑब्वियसली वो कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। लेकिन अगर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं इसमें इंडिया में, तो बेटा उनका इंटरेस्ट जो है काम करने का, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो उनकी अपनी कंट्री की है, तो वो हमारे यहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ओके। इंडियन एम्बेसडर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बेटा एक एक्सेप्शन है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये नॉर्मल रेजिडेंट में आता है। जो इंडियन एम्बेसडर है, इंडिया का एम्बेसडर जो होता है, जो अलग अलग कंट्रीज में अपॉइंट होता है, हर कंट्री में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट है। ओके, तो बेटा वो कौन है? वो नॉर्मल रेजिडेंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? रहता भले वो बाहर है, लेकिन बेटा उसका जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो स्टिल इंडिया में है, और काम वो इंडिया के लिए ही करता है, इसीलिए हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि रहता बाहर है,
आप कैसे उसको काउंट कर रहे हो, लेकिन बेटा वो काम किसके लिए कर रहा है, अल्टीमेटली इंडिया के लिए कर रहा है ना। लेकिन फॉरेन एम्बेसडर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे एम्बेसडर जो है ना, उनको हम बोलते हैं ये हमारे रेजिडेंट है, इसी तरह से फॉरेन एम्बेसडर्स जो हैं वो उनकी अपनी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, वो हमारी कंट्री के नहीं है। और बेटा लास्ट पॉइंट आता है, फाइनल कंक्लूजन पॉइंट जो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्या, फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर कोई फॉरेन सिटीजन्स है, 1 सेकेंड, अगर कोई फॉरेन सिटीजन्स हैं जो इंडिया में रहते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है क्या, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, एक काम करो, मीटिंग फिनिश होने वाली है, ये लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट 5 मिनट्स के लिए रिज्वाइन कर लो मीटिंग को फटाफट से, है ना, मैं एंड कर रहा हूँ उसको, जल्दी सब लोग आ जाए, रिज्वाइन कर लें सेम लिंक से।